नमस्कार साथियों, आपका फिर से एक बार स्वागत है इस करंट अफेयर्स की श्रृंखला में। जैसा हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हम बात किसकी करेंगे, 30 तारीख से लेकर के 6 तारीख के मध्य मतलब एक सप्ताह के करंट अफेयर्स की हम बात करेंगे। उसमें टू द पॉइंट की बात करेंगे कि उनसे क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, हम उन पॉइंटों की बात करेंगे। और आज हमने कुछ नया अपडेट किया है आपके लिए। इसमें हमने क्या किया है कि 5 क्वेश्चन जो है आपके लिए वन लाइनर का हमने इसमें अपडेट किया है। साथ ही साथ जो है बेसिक वाले जो टॉपिक होते हैं जिसके बारे में हमें विस्तार से समझना है, इसे भी हमने कंटेंट में ऐड करके रखा है। और लास्ट में हम जो है हमारा एमसीक्यूज चलेगा जिसके बारे में विस्तार से हम जानकारी अपडेट करते चलेंगे। चलिए साथियों, आगे इस करंट अफेयर्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलते हैं। यहां से जो क्वेश्चन बनेगा, यहां से क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा कि मतलब जो है करंट में जितने भी टॉपिक होते हैं उनको आपको जो है कंटिन्यू अप टू डेट करते चलना पड़ेगा। चाहे आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको एग्जाम में करंट अफेयर्स के लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा। समझ में आ रहा साथियों? चलिए आगे चलते हैं। हमने वन लाइनर के रूप में यहां पर अपडेट किया है, शिगेरू इशिबा बनेंगे जापान के प्रधानमंत्री। यहां पर याद रखना, जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, इस पॉइंट को टू द पॉइंट में आप याद रख सकते हैं, शिगेरू इशिबा। और ये जापान के प्रधानमंत्री होंगे तो यहां पर याद रखना जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो है। याद रहेगा जापान किस महाद्वीप में स्थित है, तो आपको याद रखना होगा एशिया महाद्वीप में स्थित है। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई? ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कोई भी एग्जाम में देख लीजिएगा करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इनकी जो 150वीं जयंती थी तब यहां से क्वेश्चन बना था, तो यहां से भी संभावना है। चलिए अगला देखते हैं, 155वीं जयंती मनाई गई। अगला है 13 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी। जैसे आपने जाना होगा वैभव सूर्यवंशी ये किस खेल से संबंधित है, तो अंडर 19 टेस्ट, और टेस्ट में भी किस प्रकार से याद रखना है, क्रिकेट से संबंधित है। यहां पर जो है यूथ की अगर बात करते हैं, देखिएगा है ना, यूथ क्रिकेट की अगर बात करते हैं तो यहां पर याद रखना 13 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने अंडर 19 टेस्ट में सबसे मतलब जो है सबसे तीव्र गति से यहां पर जो इन्होंने शतक बनाया, तो यहां पर इसे याद रखिएगा, शतक बनाने वाले कौन, वैभव सूर्यवंशी। कितनी गेंद में, 58 गेंद में इन्होंने 100 रन पूरे किए। किस प्रकार की प्रतियोगिता में, टेस्ट प्रतियोगिता में। याद रहेगा साथियों। इससे पहले अगर देखा जाए भारत के पहले युवा बन चुके हैं। इससे पहले की अगर बात की जाए तो क्या इतिहास में या फिर क्या विश्व में अगर कोई ऐसा व्यक्ति भी है, हाँ, तो याद रखना इनका नाम याद रखिएगा, मोइन अली, है ना, मोइन अली। इन्होंने 2005 में कुल मिलाकर देखा जाए तो यहां पर याद रखिएगा 56 गेंद में 100 रन पूरे किए थे। याद रहेगा। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मन की बात कार्यक्रम। मन की बात करने वाले व्यक्ति के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे किस प्रकार से मन की बात होती है। इनके मतलब जो है यहां पर याद रखना, मन की बात कार्यक्रम करने वाले व्यक्ति के द्वारा जो है मतलब जो है 10 वर्ष पूर्ण कर लिया गया है। ये जो मन की बात कार्यक्रम है इसके कितने वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, तो 10 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। इसके शुभारंभ की अगर बात करेंगे तो 2014 में 3 अक्टूबर से इसे प्रारंभ किया गया था। आज वर्तमान 3 अक्टूबर 2024 में इसके कितने वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इसे मन की बात किसके द्वारा की जाती है, तो यहां पर आपको याद रखना होगा पीएम के द्वारा की जाती है। ठीक है। अगला, और वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी जो है कितने बार के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, 3rd टाइम के। ठीक है। क्या इतिहास में भी किसी व्यक्ति ने 3 बार प्रधानमंत्री की शपथ ली है, तो हाँ, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं। इजराइल के हमले से हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह की मौत हो गई है। ये नसरुल्लाह जो है, हिजबुल्लाह एक आतंकी संगठन है, और हिजबुल्लाह कहां का एक संगठन है, तो लेबनान का संगठन है। याद रहेगा, लेबनान, जिसकी राजधानी क्या है, बेरूत। ठीक है। चलो अगला चलते हैं। हाल ही में गीता भवन का निर्माण कहां किया जाएगा? ये गीता भवन जो है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो है मतलब जो है धार्मिक दृष्टि से और सांस्कृतिक रूप से ये महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और ये साथ में आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के बालाघाट में इसे बनाया जाएगा।
याद रहेगा साथियों। धार्मिक दृष्टि से और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है, याद रखना। मध्य प्रदेश में इससे पहले जो है इंदौर में गीता भवन का निर्माण किया गया था और मध्य प्रदेश का पहला गीता भवन था। अब यहां पर क्या हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में दूसरा गीता भवन कहां बन जाएगा, तो बालाघाट में बन जाएगा, जिसमें कुल मिलाकर के 10 करोड़ रुपए की राशि से इसे निर्मित किया जाएगा। याद रखिएगा, इस भवन में कुल मिलाकर के 700 से लेकर के 1000 लोगों को पूरी तरह से बैठने और पढ़ने की पूरी तरह से यहां पर जो है सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। चलिए अगला देखते हैं। हम यहां पर जो है विस्तार वाले करंट अफेयर्स की बात करेंगे। जैसे यहां पर जो है चर्चाओं में कृषि पर्यटन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, कृषि के क्षेत्र में याद रखिएगा, है ना, कृषि पर्यटन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। अब ये जो पुरस्कार जो दिए जाते हैं कृषि के क्षेत्र में और साथ में पर्यटन के क्षेत्र में दिए जाते हैं, याद रहेगा। ये जो पुरस्कार जो है भारत के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा इसे प्रारंभ किया गया और इस बार जो है इसे दूसरी बार दिया जा रहा है। कैसे दूसरी बार दिया जा रहा है, इससे पहले 2023 में इसे प्रारंभ किया गया था। तो इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा, ये जो पुरस्कार है रिसेंटली में प्रारंभ किया गया है और रिसेंटली में प्रारंभ किए गए पुरस्कारों को आपको याद रखना ही होगा। चलिए अगला देखते हैं, कृषि पर्यटन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसे दिया गया। अब ये जो श्रेणी में यहां पर दिया गया है, ये श्रेणी में है ना, इसे कुल मिलाकर के 8 श्रेणी में दिया गया है। कितनी श्रेणी में, 8 श्रेणी में दिया गया है। उन 8 श्रेणी को हम देखेंगे किस प्रकार से यहां पर क्वेश्चन बनते हैं। यहां पर क्वेश्चन इस प्रकार से बना है कि हाल ही में किस गांव को, ठीक है, किस गांव को पर्यटन श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ गांव का पुरस्कार दिया गया है। तो यहां पर याद रखना रत्नागिरी, रत्नागिरी कहां पर है आपको याद रखना होगा, रत्नागिरी, महाराष्ट्र के रत्नागिरी के करदे नामक गांव को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया। याद रखिएगा साथियों। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के रत्नागिरी के करदे गांव को कृषि पर्यटन श्रेणी में 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि पर्यटन गांव पुरस्कार प्रदान किया गया। इस पॉइंट को आप लोग जो नोट डाउन कर लीजिएगा। यह पुरस्कार भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा विश्व पर्यटन दिवस पर घोषित किया गया। अब विश्व पर्यटन दिवस पर घोषित किया गया, किसके द्वारा घोषित किया गया, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। तो आपको पर्यटन मंत्री के बारे में आपको पता होना चाहिए। वर्तमान में पर्यटन मंत्री कौन है, तो यहां पर जो है आपको याद रखना होगा गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत वर्तमान में जो है पर्यटन मंत्री है। चलो इसे याद रखिएगा, शेखावत। चलिए गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वर्तमान में पर्यटन मंत्री है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, विश्व पर्यटन दिवस की बात करते हैं। विश्व पर्यटन दिवस जो मनाया जाता है 27 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है और ये 27 सितंबर को मनाया तो जाता है, लेकिन 1970 से यूएन की अनुशंसा के आधार पर इसे मनाया जाता है। यहां तक क्लियर हुआ साथियों। चलिए हमने इसमें देखा कि महाराष्ट्र के करदे गांव को कृषि क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन श्रेणी का पुरस्कार दिया गया। अब ये पर्यटन श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कैसे दिया गया, क्योंकि इसने क्या किया, धार्मिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से और पर्यटन के रूप से और साथ ही साथ जो है प्राकृतिक रूप से इसने जो वहां की धरोहरों को पूरी तरह से सुरक्षित रखा है, एक प्रकार से उसे संभाल कर रखा है। तो इसीलिए जो है इसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहां पर देखिएगा द्वितीय सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता। मैंने आपको जैसे बताया कि द्वितीय पर्यटन मतलब यहां पर जो है इस पुरस्कार की जो शुरुआत हो जाती है, कब से हो जाती है, 2023 से हो जाती है। पहली बार यह पुरस्कार जो है 2023 में दिया गया था और 2024 में इस पुरस्कार को फिर से दिया जा रहा है। कितने श्रेणी में दिया जा रहा है, आप जो है यहां पर 8 श्रेणी को देखिएगा। साहसिक पर्यटन श्रेणी में दिया जाता है, दूसरा है विरासत श्रेणी में दिया जाता है। यहां पर देखिएगा छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक और उत्तराखंड के राज्यों की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। हापेश्वर गांव को विरासत श्रेणी के रूप में दर्जा दिया गया है। आंध्रे गांव को मणिपुर, मेघालय, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश के भी आपको यहाँ पर जो है क्षेत्र मिल जाएंगे।
तीसरा है शिल्प श्रेणी के मामले में जो है सर्वश्रेष्ठ गांव का दर्जा जो है यहाँ पर जो देखिएगा मध्य प्रदेश के भी आपको नाम मिल जाएंगे, असम, उड़ीसा, तेलंगाना। तो इसी प्रकार से चौथी श्रेणी की हम बात करते हैं जिम्मेदार पर्यटन श्रेणी। जिम्मेदार पर्यटन श्रेणी में कुल 5 जो क्षेत्र आपको देखने को मिल जाएंगे। पांचवें पॉइंट की बात करते हैं तो कृषि पर्यटन श्रेणी में जैसे हमने यहाँ पर देखा करदे गांव जो है महाराष्ट्र के हैं, इन्हें सर्वश्रेष्ठ गांव के रूप में घोषित किया गया। चलिए इन पांचों गांव को आप जो है पांचों गांव को आपको अच्छे से याद रखना होगा। इसी के साथ हम जो है छठवें पॉइंट की बात करते हैं। छठवें पॉइंट में आपको मिल जाएगा आध्यात्मिक और कल्याण श्रेणी। ये इन 5 गांवों की हम बात कर लेंगे। इसमें 7वें पॉइंट की बात करेंगे तो समुदाय आधारित पर्यटन श्रेणी की हम बात करेंगे, इसमें भी 5 गांव आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसी के बाद में हमें 8वें पॉइंट को याद रखना होगा जीवंत ग्राम श्रेणी। एक हरसिल गांव है उत्तराखंड का और गुंजी गांव है उत्तराखंड का। तो यहाँ पर हमने 8 श्रेणी को देखा कि किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन मतलब जो है करंट अफेयर्स में इन गांव को पर्यटन श्रेणी का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें अलग अलग श्रेणी के अनुसार भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, यहां पर कृषि पर्यटन का महत्व क्यों बढ़ रहा है। आप इन पॉइंटों के माध्यम से भी आप स्पष्ट कर सकते हैं। यहां पर देखिएगा दुनिया का पहला एआई पैसेंजर प्लेन। अब ये एआई पैसेंजर प्लेन को समझने से पहले हमें इस शब्द को समझना होगा। क्या है ये? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक किसे कहा जाता है? जैसे हमने पिछली क्लास में जाना, जॉन मैकार्थी के रूप में इसे जाना था। जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है। याद रहेगा यहां तक? चलो, हाल ही में दुनिया का पहला एआई पैसेंजर प्लेन। अब इसे समझते हैं कि किस तरीके से कार्य करेगा और किस देश के द्वारा इसे संचालित किया जा रहा है। चलो, सबसे पहले तो यहां पर याद रखने वाली बात यह है कि हाल ही में फ्लोरिडा में एक स्पेस एजेंसियों के मध्य जो है एक प्रकार से समझौता किया गया और उसी समझौते के दौरान यहाँ पर यह कहा गया कि हम आने वाले भविष्य को लेकर के चिंतित है और उन्हीं को लेकर के हम क्या करेंगे कि किसी भी प्रकार से वहां पर जो है कोई दुर्घटनाएं ना हो, इसलिए हम क्या करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में वहां पर जो है एआई को आधारित कर देंगे। एआई के रूप में वहां पर जो है इस प्लेन को संचालित करेंगे और पीछे वाली जो मतलब जो कॉकपिट जो होता है उसमें जो है पैसेंजरों को मतलब जो है बैठने की व्यवस्था दी जाएगी। ये पूरी तरह से जो प्लेन जो होगा बिना पायलट के संचालित होगा। मतलब किस तरीके से संचालित होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर इसे संचालित किया जाएगा। चलिए साथियों, इसको देखते हैं आगे। फ्लोरिडा के आइलेडो में आयोजित नेशनल एविएशन बिजनेस एसोसिएशन के समारोह के दौरान एरोस्पेस, ठीक है, इस कंपनी का नाम याद रखिएगा, एरोस्पेस कंपनी एम्ब्रेयर ने बॉम्बार्डियर के साथ मिलकर भविष्य की तकनीक का विजन दुनिया के सामने पेश किया। मतलब दुनिया के सामने एक मॉडल तैयार करके रखा कि हम कुछ इस तरीके से भी हम लोग जो है प्लेनों को संचालित कर सकते हैं। यहां तक समझ में आया? कहां पर यह आयोजित हुआ? फ्लोरिडा में आयोजित हुआ। और फ्लोरिडा आपको कहां मिल जाएगा? तो आपको याद रखने वाली बात है, उत्तरी अमेरिका का एक देश है। और उत्तरी अमेरिका जो है ना, उत्तरी अमेरिका को आपको अच्छे से याद रखना होगा। उत्तरी अमेरिका का एक देश आपको मिल जाएगा, कौन सा? फ्लोरिडा। चलिए, तो इसी मॉडल के आधार पर जो है विभिन्न देश भी काम कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि स्पेस एक्स एजेंसी भी जो है कई तरीके की जो है इनोवेशन करते जा रही है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। अब जो हवाई जहाज जो होते हैं, हम बात किसकी करें, है ना, एआई रूप से आधारित संचालित होने वाले पैसेंजर प्लेन की बात कर रहे हैं। अब प्लेन को रुकने के लिए किसी न किसी प्रकार के हवाई अड्डों या फिर एयरपोर्ट की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इन महत्वपूर्ण हवाई अड्डे की हम बात कर लेते हैं। जैसे यहां पर हम बात करेंगे विश्व के सबसे बड़े हवाई अड्डे की बात करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा? भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा? हम इनकी भी बात करेंगे। बड़े के साथ साथ में हम लोग जो है व्यस्तता की बात करेंगे। चलिए साथियों अगला देखते हैं। विश्व का सबसे व्यस्त। अगला देखते हैं, यहां पर विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डे की बात करेंगे तो यहां पर याद रखना होगा किंग फहद जो है आपको मिल जाएगा। कहां पर? सऊदी अरब में मिल जाएगा। चलिए साथियों, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? किंग फहद है। और कहां पर स्थित है? सऊदी अरब में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं। व्यस्त की अगर बात करेंगे तो हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा आपको जो मिल जाएगा। हार्ट्सफील्ड जैक्सन
अटलांटा। ये कहाँ मिल जाएगा आपको? यूएसए, है ना, यूएसए में मिल जाएगा आपको। तो इसी के अनुसार जो है यहाँ पर जो है हमने व्यस्तता के मामले में देखा और बड़े के मामले में देखा। यहीं पर हम बात करेंगे भारत के, भारत का सबसे बड़ा, है ना, भारत का सबसे बड़े हवाई अड्डे की बात करेंगे और व्यस्त हवाई अड्डे की बात करेंगे। तो आपको जो है दो अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इसे एक ही पॉइंट में ये कह सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा और भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा है। ठीक है, याद रहेगा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा आपको कहाँ मिल जाएगा? दिल्ली में मिल जाएगा। चलिए साथियों, इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। यहां तक क्लियर हुआ? हमने 2 पॉइंट को देखा, विश्व के सबसे बड़े हवाई अड्डे देखे, साथ में भारत के भी हवाई अड्डे देख लिए। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है चर्चा में भारत का शुक्र मिशन। अब ये चर्चाओं में क्यों है भारत का शुक्र मिशन? तो इसे समझने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? शुक्र ग्रह की बात कर रहे हैं, है ना। शुक्र ग्रह पर हम किस तरीके से इनोवेशन का कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार से वहां पर जो हम सैटेलाइटों को भेजेंगे, किस प्रकार से वहां पर जो है काम करेंगे, और ये इस मतलब जो उनकी जानकारी किस प्रकार से दी जाएगी, ये सारा का सारा जो है हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। हाल ही में भारत का शुक्र मिशन जो संचालित हुआ, तो इसे जो है हाल ही में मंजूरी दे दी गई। किसके द्वारा मंजूरी दे दी गई? केंद्र सरकार के द्वारा जो है मंजूरी दे दी गई। और इसे किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो आपको याद रखना होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। मतलब यहां पर समझने वाली बात यह है कि भारत के जितने भी अंतरिक्ष से संबंधित अन्वेषण कार्य जो होते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं? इसरो के द्वारा किए जाते हैं। इसीलिए हमें इसरो को समझना होगा कि इसरो की स्थापना कब हुई। तो इसमें पॉइंट के रूप में आप जो है नोट डाउन कर सकते हैं कि 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हो जाती है। इसके प्रमुख की अगर बात की जाए तो प्रमुख जो आपको मिल जाएंगे, एस सोमनाथ जी जो है वर्तमान में इसके प्रमुख है। याद रखिएगा, एस सोमनाथ जी जो है इसके प्रमुख है। वर्तमान में इसके अगर मुख्यालय की अगर बात की जाए तो इसका मुख्यालय आपको कहाँ मिल जाएगा? तो इस पॉइंट को भी आप लोग जो है अच्छे से याद रखिएगा। मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना होगा कर्नाटक के बेंगलुरु में आपको यहाँ पर ये जो है संस्थान मिल जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ? अब हम बात करें शुक्र मिशन की। अब शुक्र मिशन जो है किस तरीके से कार्य करेगा, किस तरीके से संचालित होगा, इसे हम अगले स्लाइड में देखते हैं। तो ये इस प्रकार से इसरो के द्वारा जो भेजा जाएगा, साथ में इसका नाम क्या रहेगा? शुक्रयान प्रथम। जैसे हमने चंद्रयान प्रथम देखा, चंद्रयान सेकेंड देखा और चंद्रयान थर्ड देखा, वैसे ही यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं? शुक्र ग्रह पर भेजे जाने वाले मिशन की बात कर रहे हैं। इसमें होगा क्या? इस मिशन के द्वारा होगा क्या? तो यहां पर याद रखना, वीनस मतलब जो है शुक्र ग्रह के ऑर्बिट का अध्ययन करेगा। ऑर्बिट की अगर बात कर रहे हैं तो जैसे यहां पर ये एक ग्रह बनाया हमने शुक्र ग्रह, इस शुक्र ग्रह के आसपास वाले ऑर्बिटों की अध्ययन करेगा कि किस प्रकार से यहां पर हलचलें हो रही है, किस प्रकार से यहां पर जो है नई नई कंडीशंस उत्पन्न हो रही है। इन सब की जानकारी कौन रखेगा? ये जो 2028 में जो जाने वाला जो है शुक्र मिशन रखेगा। और ये जो शुक्र मिशन जो है 2028 में तो जाएगा, लेकिन कितने साल तक संचालित रहेगा? तो 4 वर्ष तक ये संचालित रहेगा। समझ में आ रहा है? इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। शुक्रयान मिशन जो है, शुक्र मिशन कब भेजा जाएगा? तो 2028 में भेजा जाएगा, जिसकी मंजूरी अभी वर्तमान में दी गई है 2024 में। चलिए, ऑर्बिट का अध्ययन करेगा और अध्ययन करने के बाद जो है उसकी जानकारी जो है हमारे पास इसरो के माध्यम से इसे जानकारी भेजेगा। चलो, साथ ही आयनोस्फीयर वायुमंडल के बाहरी हिस्सों की जानकारी जुटाएगा। मतलब यही पॉइंट की बात कर लिया हमने। साथ ही सूर्य से 11 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कि कौन सा ग्रह स्थित है? शुक्र ग्रह। अब यहां पर बात हो रही है कि शुक्र ग्रह जो है सूर्य से कितने किलोमीटर दूर है? 11 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो यहां पर जो है सूर्य से इस ग्रह पर कौन से प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं, कौन सी कंडीशंस उत्पन्न हो रही है, हम इन पॉइंटों को भी यहां पर जो है इस तरीके से जानकारी प्राप्त करेंगे। किस माध्यम से? इस शुक्र मिशन के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि शुक्र ग्रह जो है सूर्य का चक्कर जो है कितने दिनों में लगा लेता है? तो 225 दिनों में लगा लेता है। याद रखिएगा, 225 दिनों में चक्कर लगा लेता है। यहां तक हमने समझ लिया। यहीं पर अगर हम बात करें पृथ्वी से दूरी की अगर बात की जाए तो पृथ्वी से दूरी जो है इसकी कुल मिलाकर के 4 करोड़ किलोमीटर इसकी जो है दूरी
आपको मिल जाएगी। समझ में आया साथियों? 4 करोड़ किलोमीटर इसकी दूरी मिल जाएगी। यहां पर जो है पृथ्वी की जुड़वा किसे कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। इस पॉइंट को भी आपको अच्छे से याद रखना होगा, क्योंकि आने वाली जो भी एग्जाम होगी तो वनडे एग्जाम में इससे क्वेश्चन संबंधित आते ही हैं, संबंधित होकर के क्वेश्चन आते ही है। पृथ्वी की जुड़वा किसे बहन किसे कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है ना। चलिए अगला देखते हैं। यहां पर शुक्र ग्रह के तापमान की बात कर ली जाए तो शुक्र ग्रह जो है सूर्य से तीसरे नंबर का ग्रह जो है आपको मिल जाएगा, दूसरे नंबर का ग्रह आपको मिल जाएगा। इसका तापमान की बात करेंगे तो लगभग 465 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान आपको मिल जाएगा। कितना डिग्री सेल्सियस? 465 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान है। पृथ्वी के कंपैरिजन में देखिएगा यहाँ का तापमान कितना ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी जैसे हमने बात किया यहाँ पर 225 दिन में सूर्य का चक्कर लगा लेता है। तो यहीं पर अगर हम यहां पर बात करें कि पृथ्वी का एक दिन क्या शुक्र ग्रह की मतलब जो है हम बात किसकी कर रहे हैं? शुक्र ग्रह की। तो शुक्र ग्रह में एक दिन कितने दिनों के बराबर होता है? क्या ये पृथ्वी के जैसे ही बराबर दिन होते हैं क्या? तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि एक दिन जो होता है शुक्र ग्रह का, ठीक है, इस पॉइंट को समझिएगा, शुक्र ग्रह का जो एक दिन होता है यहां पर याद रखना पृथ्वी का कुल मिलाकर के 243 दिन होता है। याद रखिएगा, शुक्र ग्रह पर जैसे एक दिन रात होगी तो पृथ्वी पर 243 दिन कंप्लीट हो जाएंगे। यहां याद रखिएगा। चलो इसी पॉइंट के साथ हम आगे पॉइंट पर चलते हैं। हमने जैसे यहां पर बात किया कि शुक्र मिशन को कब भेजा जाएगा? 2028 में भेजा जाएगा। किस तरीके से कार्य करेगा? सूर्य से किस प्रकार से इस पर इफेक्ट पड़ता है इसका भी अध्ययन करेगा हमारा मिशन, और उसी के साथ साथ पे इसके आर्बिटरों का अध्ययन भी करेगा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर ये इस प्रकार से जो है वीनस ग्रह आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जो शुक्र ग्रह, इसी के साथ में आपको जो है पृथ्वी मिल जाएगी। पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में यहाँ पर जो है क्षुद्र ग्रह आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से क्षुद्र ग्रह से क्वेश्चन आते हैं कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो बृहस्पति और मंगल के मध्य में पाए जाते हैं। यहां पर एक ग्रह जो दिख रहा है आपको, प्लूटो, इसे प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। कब कर दिया गया है? तो याद रखिएगा 2006 में इसे बाहर कर दिया गया है। किसके द्वारा बाहर किया गया? किसमें इतनी हिम्मत हो गई? तो यहां पर याद रखना पड़ेगा IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा इसे जो है ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि यहां पर हमने जैसे यहां पर इसकी देखा एक कक्षा बनी हुई है, ये अपनी कक्षा में न जाकर के किसी दूसरे ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर जाता था, जिसलिए इसके लिए इसे जो है ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। यहां पर हाल ही में नासा की जारी रिपोर्ट के अनुसार जो है शुक्र ग्रह जो पहले बदमाश हुआ करता था, जो दूसरे की कक्षा में चले जाता था, वो अब सुधरने वाला है, सुधर रहा है धीरे धीरे करके। अब इसे जो है फिर से इसे ग्रह की श्रेणी में लाया जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? अभी वो पेंडिंग में है। चलो आगे देखते हैं। अगला देखते हैं यहां पर मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024। ये मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 प्रतियोगिता है क्या? क्या ये मिस यूनिवर्स के बराबर ही है? क्या ये मिस वर्ल्ड के बराबर ही है? तो इसमें आप स्पष्ट रूप से ये कह सकते हैं कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड जो प्रतियोगिता है, जितने भी भारत के बाहर जो रहते हैं, भारतीय मूल के लोग जो रहते हैं, जैसे किसी देश दूसरे देश में जाकर के रह जाते हैं, बस जाते हैं, तो उनकी एक प्रतियोगिता आयोजित की जाती है जो इस प्रकार से नाम से संचालित की जाती है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड के नाम से इसे संचालित किया जाता है। प्रतिवर्ष संचालित होने वाली यह जो है प्रतियोगिता, मतलब जो है यहां याद रखिएगा कि हमने जैसे यहां पर बात किया कि ये जो प्रतियोगिता जो किस प्रकार से आयोजित होती है कि भारत के बाहर जितने भी लोग रहते हैं भारतीय मूल के, उनके लिए विशेष रूप से एक प्रतियोगिता आयोजित की जाती है और उनके द्वारा जो इस प्रतियोगिता में भाग लिया जाता है और इसी के अनुसार यहाँ पर विजेता घोषित किया जाता है। तो यहाँ पर हाल ही में ध्रुवी पटेल को जो है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड खिताब से सम्मानित किया गया। अब मिस इंडिया जो बनने वाली जो है, यहां पर याद रखिएगा, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड बनने वाली जो ध्रुवी पटेल है, इनका संबंध जो है भारत से है और भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात राज्य से संबंधित है। ठीक है, यहां पर याद रखिएगा, जो भारतीय मूल की थी पहले,
लेकिन यहाँ पर जो है उनके परिवार जो है अमेरिका में जाकर के बस जाते हैं। तो हाल ही में अमेरिका में आयोजित यह जो प्रतियोगिता जो होती है, इसका जो शुभारंभ जो हो जाता है अमेरिका के न्यू जर्सी में होता है, और न्यू जर्सी में इसका फाइनल भी हो जाता है। इसमें कुल मिलाकर के अगर इसकी हम बात की जाए तो ध्रुवी पटेल ने इस प्रतियोगिता को जीत लिया है 2024 के खिताब को। इस प्रतियोगिता की शुभारंभ की अगर बात की जाए तो प्रतिवर्ष जो है 1996 से इसे प्रतिवर्ष जो है प्रारंभ किया जाता है। ठीक है, इसका शुभारंभ कहां हुआ? हाल ही में अमेरिका के न्यू जर्सी में हुआ। न्यू जर्सी की अगर बात करें तो यहां पर जो है अमेरिका का स्थित एक शहर है, वहीं पर जो है इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हाल ही में इसमें कुल मिलाकर के देश कितने शामिल हुए? तो यहां से ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि इस प्रतियोगिता में कुल देशों की संख्या कितनी थी? तो 35 देश जो है इसमें प्रतिभागी के रूप में बने थे। यहां तक क्लियर हुआ? चलो अगला देखते हैं। इसमें सम्मान राशि की अगर बात की जाए तो राशि जो है कि इसमें कितनी दी जाती है? इसमें क्वेश्चन बन सकता है 5000 अमेरिकी डॉलर इसमें दिया जाता है। साथ ही साथ जो है इसमें 5 देश की जो है ट्रिप दी जाती है, 5 देश की ट्रिप दी जाती है, याद रहेगा, 5 देशों की जो घूमने की एक ट्रिप दी जाती है। साथ ही साथ हमने इस पॉइंट में ये देख लिया कि इसका शुभारंभ कहां हुआ? न्यू जर्सी में हुआ, और न्यू जर्सी में ही इसका जो है फाइनल हो जाता है। 35 देश इसमें प्रतिभागी के रूप में बने, और यहां पर जो है इसमें शुभारंभ कब हुआ? 1996 से। अभी वर्तमान तक इसे जो है कुल मिलाकर के 31वीं यह जो है प्रतियोगिता आयोजित की गई। जैसे हमने प्रारंभ में कहा कि भारत के बाहर जितने भी लोग जो रहते हैं उनके लिए विशेष रूप से यह जो प्रतियोगिता आयोजित की गई है और इसे प्रतिवर्ष संचालित किया जाता है। यहां तक क्लियर हुआ? और इसमें सम्मान राशि को अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि यहां पर जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। अमेरिकी डॉलर में दी जाती है, कितने? 5000 अमेरिकी डॉलर इसमें दी जाती है। कौन से नंबर की प्रतियोगिता थी ये? 31वें नंबर की ये प्रतियोगिता थी, याद रखिएगा। चलो इसमें अगला पॉइंट देखते हैं। यहां पर चर्चा में है 23वां विधि आयोग। अब ये चर्चाओं में क्यों है विधि आयोग? क्या ये संवैधानिक मुद्दा है? क्या ये वैधानिक मुद्दा है? तो यहां पर याद रखने वाली बात यह है, चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि यहां पर जो है 23वां विधि आयोग का गठन किया गया है। 23वां विधि आयोग का गठन किया गया है। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। यहां याद रखने वाली बात है कि क्या जो विधि आयोग है क्या कोई संवैधानिक है? क्या विधि आयोग होने का क्या कोई एक संवैधानिक प्रावधान है? क्या कोई वैधानिक प्रावधान है? तो यहां पर आपको याद रखना है प्यारे साथियों कि इसका कोई संवैधानिक प्रावधान भी नहीं है और वैधानिक प्रावधान भी नहीं है। ये सिर्फ क्या करेगा, इसका कार्य क्या होगा, सिर्फ आपको ये याद रखना होगा कि जितने भी जो कानूनी मुद्दे जो होते हैं, विधि से संबंधित जो मुद्दे होते हैं, उस पर सुझाव देने का इसका कार्य होता है। तो यहां पर याद रखना कि जो 23वां विधि आयोग है, इसे हाल ही में जो है इसे गठित किया गया, केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दे दी गई। और मंजूरी किस प्रकार से दी है हम इसे आगे समझते हैं, है ना। गठन किया गया आयोग। अब इसका जो है आयोग का उद्देश्य क्या है? इस विधि आयोग का उद्देश्य क्या है? तो आपको याद रखना है पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को हटाना, अप्रासंगिक कानूनों को हटाना, कानून बनाने के सुझाव देने और कानूनी सुधार के अन्य पहलुओं पर विचार विमर्श करना। यहां तक समझ में आ गया? ये सिर्फ ये क्या कर सकता है? सुझाव दे सकता है। अब इसके इतिहास की अगर हम बात करें तो इसका इतिहास जो आपको मिल जाएगा, ये अंग्रेजों के शासन काल से चलते आ रहा है। इतिहास की अगर बात की जाए तो 1833 के चार्टर एक्ट में इसमें जो है अंग्रेजों के द्वारा जो है इसमें सुझाव देने के लिए एक संस्था का गठन किया गया, जिसमें उसका नाम क्या रखा गया था? लॉ कमीशन या विधि आयोग रखा गया था। जिसमें 1834 के अनुसार इसे प्रतिवर्ष जो है प्रति 3 वर्ष बाद जो इसे संचालित किया जाता था, मतलब जो इसे फिर से पुनः गठित किया जाता था, इसमें सदस्यों का चुनाव किया जाता था। तो यहां पर याद रखना, तो 1834 से वर्तमान तक ये चलते आ रहा था। लेकिन क्या किया गया 1955 से स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग का गठित किया गया। तो स्वतंत्र, इसमें अच्छे से याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग कब गठित किया गया? 1955 में गठित किया गया। और इसमें अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो यहां पर याद रखना, अध्यक्षता जो की गई MC सीतलवाड़ के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता
की गई। इसे आप जो है अच्छे से याद रखिएगा। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल समझते हैं कि विधि आयोग जो है हमने यहाँ पर देखा 1833 से चार्टर एक्ट के अनुसार चलते आ रहा है। 1955 में इसे पुनः संशोधित किया गया और 1955 में इसे संशोधित किस प्रकार से किया गया कि भारत का पहला, स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग के रूप में इसे जाना जाने लगा। इसकी अध्यक्षता किसने की? एमसी सीतलवाड़ ने की। तो यहां पर इस पॉइंट को अच्छे से याद रखने के लिए एक और पॉइंट यहां पर देखते हैं कि एमसी सीतलवाड़ के द्वारा जो इसे जो शुरुआत तो किया गया, इसमें यहां पर याद रखना कि इसमें अध्यक्ष कितने होते हैं। तो इसमें अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो अध्यक्ष जो होते हैं इसमें एक होते हैं, और यहां पर जो है सदस्य की बात की जाए तो सदस्य जो होते हैं कुल मिलाकर के 4 होते हैं। अब इनकी योग्यता क्या होगी? तो योग्यता जो होगी सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज होने चाहिए। अगर किसी को सदस्य बनाना है या फिर अध्यक्ष बनाना है तो उनके लिए क्या होना चाहिए कंडीशन? वो सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होने चाहिए। तो इसी के अनुसार जो है, और ये जो क्या करेगा, इसका कार्य क्या होगा, जैसे हमने प्रारंभिक रूप से समझा कि ये सिर्फ जो है विधि एवं कानूनों पर जो है क्या देगा, सुझाव देगा। और वर्तमान में अभी 2024 की अगर बात की जाए तो 2024 में 1 सितंबर 2024 से इसने जो है विधि आयोग का गठन हुआ, और विधि आयोग ने गठन होने के साथ ही इसमें कार्य करना शुरू कर दिया। हमने यहां पर समझा कि इसका कार्यकाल कितना होगा, तो कार्यकाल की अगर बात की जाए तो कार्यकाल जो होगा कितने साल का होगा? 3 वर्ष का होगा। सिर्फ कितने वर्ष का? 3 वर्ष का कार्यकाल होगा। तो यहां पर 1 सितंबर से कार्य करना शुरू किया इसने, तो यहां पर याद रखना 31 अगस्त 2027 तक ये कार्य करेगा। यहां तक क्लियर हुआ? इसमें हमने इसका कार्यकाल को देखा, कितने वर्ष का होगा? 3 वर्ष का होगा। अब इसमें अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो यहां पर याद रखना होगा, है ना, यहां पर याद रखना है, यहां पर अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो अध्यक्ष के रूप में इसे यहां पर जो है नियुक्त किया गया है। तो यहां याद रखने वाली बात है, इसमें अध्यक्ष वर्तमान में नियुक्त किसे किया गया है? तो यहां पर याद रखना ऋतुराज अवस्थी जिन्हें यहां पर जो है अध्यक्ष पद पर आसीन किया गया है। यहां तक क्लियर हुआ? तो यहां पर हमने वर्तमान अध्यक्ष की भी बात कर ली कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है ना, ये संवैधानिक है या नहीं है, इस पॉइंट पर भी हमने समझ लिया। तो इसी के अनुसार जो हमने इस पॉइंट को समझा है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि चर्चाओं में है विधि आयोग जो है इससे क्वेश्चन एक बन सकता है। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। चर्चा में सबसे बड़ा बापू टावर। अब ये सबसे बड़ा कहां का बापू टावर है? तो भारत का सबसे बड़ा बापू टावर है। अब ये किस प्रकार से होगा? यहां पर जैसे आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से ये जो चमकीला जो चमक रहा है, किस प्रकार से चमक रहा है आप देख पा रहे हैं। तो यहां याद रखना महात्मा गांधी को पूर्णतः श्रद्धांजलि देने के लिए, है ना, महात्मा गांधी को पूर्णतः श्रद्धांजलि देने के लिए बिहार सरकार के द्वारा जो है इसे प्रारंभ किया गया, बनाया गया। किसके द्वारा? बिहार सरकार के द्वारा। इसमें कुल लागत राशि की अगर बात की जाए तो 129 करोड़ रुपए इसमें लागत राशि आई है, और ये कुल मिलाकर के 7 एकड़ में फैला हुआ है। कितने एकड़ में? 7 एकड़ में फैला हुआ है, इसलिए ये जो है महत्वपूर्ण रूप से इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, इसे बनाने का जो शुभारंभ जो किया गया था, प्रारंभ जो हुई, मतलब जो है यहां याद रखना कि प्रारंभ कब से हुआ इसे बनाना, तो 2018 से इसे प्रारंभ किया गया और 2024 में 2 अक्टूबर को इसे पूर्णतः जो है समर्पित कर दिया गया देश को। यहां तक क्लियर हुआ? हमने इन पॉइंटों को देख लिया। अब ये जो बापू जो टावर है, ये इसमें जो पूर्णतः जो है अगर किसी बात की इसमें यहां पर बात की जाए कि ये चमक क्यों रहा है, यहां पर जो इसे किस धातु से बनाया गया है, तो यहां पर आपको याद रखना है तांबा पूरी तरह से इसमें मिक्स किया गया है, और तांबा जो है इसमें कुल मिलाकर के 42,000 किलोग्राम जो है इसमें तांबा को लगाया गया है। यहां तक क्लियर हुआ? 42,000 किलोग्राम तांबा को इसमें लगाया गया है, और इसमें जो है इसे देश को समर्पित कर दिया गया है। ये इस प्रकार से आपको जो बापू टावर दिखाई दे रहा होगा कि ये देखिएगा किस तरीके से है ना। हमने यहाँ पर जो है स्लाइड इसलिए बनवाई है क्योंकि आपको जो बापू टावर समझ में आ जाएगी किस तरीके से बनाया गया है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर हाल ही में सबसे बड़ा बापू टावर बिहार में बनाया गया। पर्यटकों के लिए भवन में महात्मा गांधी जी के जीवन से जुड़ी
देखिएगा, इस पॉइंट को समझिएगा। महात्मा गांधी से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाएं, गांधी जी के विचारों और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका, साथ ही बिहार से लगाव, बापू के आदर्शों को आम जन में स्थापित करने के लिए बिहार सरकार द्वारा किए गए कार्य उत्कृष्ट प्रदर्शनी होगी। मतलब जो है इस बापू टावर में गांधी जी के जितने भी कार्य किए गए हैं अपने जीवन में, देश को समर्पित जितने भी कार्य किए हैं, उन सब की जो है यहाँ पर जो है इसमें व्याख्या की जाएगी। यहां तक क्लियर हुआ। और यहां पर याद रखिएगा, जैसे चंपारण सत्याग्रह की अगर हम बात करते हैं तो गांधी जी का भारत आने के पश्चात यहां पर जो है पहली बार जो है गांधी जी ने 1917 में गांधी जी ने भारत में पहली बार जो है सत्याग्रह करना शुरू किया। और वो कौन सा सत्याग्रह था? चंपारण सत्याग्रह था। नील की खेती को लेकर के ये जो सत्याग्रह शुरू किया गया था। चलिए अगले पॉइंट पर देखते हैं। चर्चा में है होई हो बर्ड। यहां पर याद रखने वाली बात यह है कि चर्चाओं में क्यों है होई हो बर्ड? तो ये इसलिए चर्चाओं में है क्योंकि जो है इसकी जो है विलुप्ति की कगार पर ये आ चुका है। देखिएगा, अभी देखने वाली बात यह है कि एक द्वीप भी है अभी जो धीरे धीरे जो है विलुप्त होते जा रहा है, जिसे हम अगली कक्षा में देखेंगे। यहां पर याद रखना होई हो बर्ड चर्चाओं में है। अब चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि यहां पर जो है इनकी संख्या धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन की होने की वजह से इसे जो है विलुप्ति की कगार पर रखा गया है। कुल मिलाकर के विश्व स्तर पर इसकी संख्या जो देखी गई है 5000 इसकी जो संख्या देखी गई है। पूरे विश्व भर में जो सबसे ज्यादा जनसंख्या की अगर बात की जाए तो ये कहां पर स्थित है? न्यूजीलैंड में स्थित है। न्यूजीलैंड में एक वार्षिक बर्ड ऑफ द ईयर 2024 के चुनाव में होई हो बर्ड को यहां पर चुना गया है। क्यों चुना गया है? ये एक प्रकार से पेंगुइन है। ये एक प्रकार से पेंगुइन है। ये इसे आप लोग जो है अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि इसकी जनसंख्या कितनी बची हुई है? 4000 से सिर्फ 5000 इसकी जनसंख्या बची हुई है। तो इसीलिए जो है इसे बर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। कौन सा पक्षी है? आप लोग इसे देख लीजिएगा फिर से, होई हो बर्ड। चलो अगला देखते हैं। यहां पर चर्चा में शतरंज ओलंपियाड। अब ये चर्चाओं में किस प्रकार से है? जैसे हाल ही में भारत ने पहली बार जो है शतरंज ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीता है। अब ये शतरंज ओलंपियाड कैसा है, किस तरीके से आयोजित किया गया, तो इन पॉइंटों के ऊपर हम लोग बात करते हैं। हाल ही में इस शतरंज चैंपियंस ओलंपियाड का शुभारंभ किया गया था। कहां पर किया गया? इसे हम अच्छे से समझ लेते हैं। कहां पर किया गया? हंगरी में किया गया। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में आयोजन किया गया। और ये जो चेस ओलंपियाड जो है, शतरंज ओलंपियाड जो है, ये कब से यहां पर जो है इसमें याद रखने वाली बात यह है कि हंगरी में जो आयोजित हुआ है ना, तो इसमें भारत ने पहली बार जो है गोल्ड मेडल जीता है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। गोल्ड मेडल अभी तक भारत ने जो शतरंज ओलंपियाड जो है हंगरी में आयोजित हुआ है, इसमें पहली बार जो है भारत ने गोल्ड मेडल जीता है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखने वाली बात यह है कि इसमें महिला वर्ग और पुरुष वर्ग दोनों शामिल होते हैं। कौन कौन से वर्ग? महिला वर्ग और पुरुष वर्ग इसमें दोनों शामिल होते हैं। तो इस पॉइंट के अनुसार हम यहाँ पर आगे बात करते हैं। हाल ही में शतरंज चैंपियन ओलंपियाड में भारत ने गोल्ड मेडल जीता। भारत ने पहली बार, क्या भारत ने इससे पहले भी क्या गोल्ड मेडल के अलावा भी इस शतरंज ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीता है या फिर कोई मेडल जीता है? तो यहाँ आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि 2014 में भारत ने कांस्य पदक जीता था। इसी के दौरान यहाँ पर याद रखना 2022 में भी भारत ने क्या जीता था? कांस्य जीता था। भारत ने अभी तक गोल्ड मेडल नहीं जीता है। बात करते हैं इस चेस ओलंपियाड की, तो इसे जो है हंगरी में आयोजित किया गया। हंगरी में आयोजित होने के साथ ही ये किस क्रम की प्रतियोगिता थी? तो 45वें क्रम की यह प्रतियोगिता थी। कहां पर? हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित किया गया। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें यहां पर हमने बात किया कि मेल वर्ग और फीमेल वर्ग दोनों इसमें पार्टिसिपेट हुए थे। यहां पर फीमेल वर्ग ने 19 अंक प्राप्त किए और मेल वर्ग ने कुल मिलाकर के 21 अंक प्राप्त किए। तो इसी अंक तालिका के अनुसार जो है भारत को यहां पर विजेता घोषित कर दिया गया और भारत को गोल्ड मेडल जो है दिया गया। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है। चलो, इसमें 45वें क्रम का था। तो यहां पर हमने ये देख लिया 2014 में भारत ने कांस्य पदक जीता, 2022 में फिर से कांस्य पदक जीता। इस चेस ओलंपियाड की शुरुआत कब से हुई? तो यहां पर याद रखना होगा, प्रारंभ की अगर बात की जाए तो प्रारंभ हुआ कब से? 1927 से इसे प्रारंभ किया गया। अब 1927 के बाद इसे फिर से पुनः
याद रखिएगा 1927 से प्रारंभ तो किया गया। इसमें कुल शामिल देश की अगर बात करें तो कुल इसमें शामिल देश कितने थे? 16 देश शामिल थे। लेकिन आज वर्तमान 2024 में शामिल देश की संख्या कितनी हो चुकी है? तो इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना होगा। इस पॉइंट में याद रखिएगा 195 देश इसमें शामिल हो चुके हैं। चलिए आगे देखिए, 1927 से लेकर के इसे प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता था, लेकिन इसमें 1950 में इसमें पुनः बदलाव किया गया और इसे प्रति 2 वर्ष बाद जो है आयोजित किया जाता है। कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद आयोजित किया जाता है। कौन सी प्रतियोगिता? चेस ओलंपियाड प्रतियोगिता। अब इसी पॉइंट के अनुसार हम यहां पर बात करते हैं कि क्या भारत में चेस भारत ने कितने बार गोल्ड मेडल जीता है? सिर्फ एक बार जीता है, पहली बार जीता है। तो यहां पर याद रखिएगा इस शतरंज खेल की उत्पत्ति जो कहां से हो जाती है? भारत से हो जाती है। याद रखिएगा इस शतरंज खेल में एक शब्द होता है ग्रैंड मास्टर, ठीक है, ग्रैंड मास्टर, ग्रैंड मास्टर। इसमें भारत में वर्तमान की अगर बात करेंगे तो वर्तमान में कुल 85 जो है ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। कितने ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं? 85 ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। यहां पर प्रथम ग्रैंड मास्टर की अगर बात करेंगे तो विश्वनाथन आनंद की हम बात करेंगे। विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद। तो यहां पर हमें इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना होगा। पहले ग्रैंड मास्टर कौन? विश्वनाथन आनंद। और ग्रैंड मास्टरों की संख्या कितनी हो गई है भारत में? कुल 85 हो गई है। और इसी के अनुसार यहां पर जो है ग्रैंड मास्टर हमने देखा। और यहां पर याद रखने वाली बात यह है कि ओलंपिक को देख लेते हैं, है ना। ओलंपिक हाल ही में चर्चाओं में है ओलंपिक, क्योंकि ये रिसेंटली में हुआ। कहां पर हुआ? पेरिस में हुआ। पेरिस कहां पर है? फ्रांस की राजधानी में। भारत ने कुल गोल्ड मेडल कितने जीते? तो यहां पर जो है 0 मिल जाएगा। और साथ में सिल्वर मेडल कितने जीते? तो 1 मेडल जीता ओलंपिक 2024 में, है ना। तो इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। गोल्ड मेडल कितने जीते? 0। और सिल्वर मेडल कितने जीते? 1। और ब्रॉन्ज मेडल कितने जीते? तो यहां पर जो है आपको याद रखना होगा ब्रॉन्ज मेडल कितने जीते? 5 जीते। तो कुल मिलाकर के भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं। और भारत की इसमें रैंकिंग की अगर बात की जाए तो 71वें, है ना, 71वें स्थान पर जो है भारत ने अपना स्थान बनाए रखा है। कितने पदक के साथ? सिर्फ 6 पदक के साथ। चलिए इसी पॉइंट के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के साथ यहां पर देखिएगा किस तरीके से इसमें फीमेल वर्ग और मेल वर्ग दोनों शामिल थे। चलिए इसमें कहां पर हुआ है? बुडापेस्ट में हुआ। कौन से नंबर की थी? 45वें क्रम की ये प्रतियोगिता आयोजित हुई है। चलिए अगला अब है यहां पर जो है हम क्वेश्चनों की बात करेंगे। किस प्रकार से एमसीक्यू से यहां पर जो क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर से, हम उनकी बात करेंगे। यहां पर देखिएगा फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहां आयोजित होगा? तो इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना होगा, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप जो है इंपॉर्टेंट है। फीफा वर्ल्ड कप जो है किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल से संबंधित है। यहां याद रखने वाली बात है 2026 में इसे जो है कहां आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शन है चीन, अमेरिका, भारत और फ्रांस। तो यहां याद रखना इसे अमेरिका में इसे संचालित किया जाएगा, मतलब जो है अमेरिका में इसे प्रारंभ किया जाएगा। तो इस पॉइंट के साथ हम आगे बढ़ते हैं। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग आपको मिल जाएगी, है ना। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है, वॉशिंगटन डीसी। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। चलो भारत की राजधानी तो आपको पता है नई दिल्ली। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलो अगला, इसका आंसर क्या होगा? अमेरिका होगा। अब इससे संबंधित, फुटबॉल से संबंधित अगर कुछ तथ्य और देखना चाहे तो यहां पर हम स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि जो फुटबॉल की जो फीफा वर्ल्ड कप जो आयोजित होता है, सबसे पहले तो 1930 में इसे प्रारंभ किया गया। और ये फीफा वर्ल्ड कप जो होता है कितने वर्ष बाद आयोजित होता है? तो कितने वर्ष बाद आयोजित होता है? तो 4 वर्ष बाद इसे आयोजित किया जाता है। यहां तक क्लियर हुआ। सबसे पहला विजेता की अगर बात करेंगे तो प्रथम विजेता जो है आपको देश मिल जाएगा। कौन सा देश मिल जाएगा? उरुग्वे देश आपको मिल जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ। फीफा, आप यहां पर देख रहे हैं सर्वाधिक जो बार जो है किसने जीता है? तो यहां पर आपको याद रखना होगा किसने जीता है? तो यहां पर आपको याद रखना है ब्राजील देश ने इसे जीता है, फीफा वर्ल्ड कप को। ठीक है, कितने बार जीता है? 5 बार जीता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अगले पॉइंट में यहां पर देखते हैं कि हाल ही में 2022 में जो हुई प्रतियोगिता को किसने जीता? तो यहां पर आपको स्पष्ट बताना है किसने जीता? अर्जेंटीना ने जीता है। किसने जीता है? अर्जेंटीना ने।
कितनी बार जीता है तो आपको बताना होगा, थर्ड टाइम जो है इसने जीता है। यहां तक क्लियर हुआ? चलो हमने इस पॉइंट को समझ लिया है ना। फीफा का मुख्यालय की अगर बात की जाए तो स्विट्जरलैंड में आपको मिल जाएगा। चलिए स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में आपको जो है इसका मुख्यालय मिल जाएगा। और इसके वर्तमान प्रमुख की अगर बात की जाए, फीफा के प्रमुख की अगर बात की जाए तो यहां पर याद रखना होगा गियानी इन्फेंटिनो, है ना। गियानी इन्फेंटिनो जो है इसके वर्तमान में प्रमुख के रूप में आप जान सकते हैं। ठीक है, आगे अगला देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में देसी गाय को राजमाता का दर्जा दे दिया गया? ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो है ये एक प्रकार से धार्मिक आस्था से भी जुड़ा हुआ है। तो यहां याद रखने वाली बात है कि देसी गाय को राजमाता का दर्जा दे दिया गया। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। तो इसमें आंसर आ जाएगा महाराष्ट्र। हाल ही में जो है महाराष्ट्र राज्य के द्वारा जो है देसी गाय को राजमाता का दर्जा दे दिया गया। और देसी गाय की संख्या जो है महाराष्ट्र में कुल मिलाकर के, इसमें संख्या की अगर बात की जाए तो 46 लाख जो है यहाँ पर इसकी संख्या आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जॉन चक्रवात किस देश में आया? तो जॉन चक्रवात जो है क्या चीन में आया, मलेशिया में आया, क्या मेक्सिको में आया, क्या ताइवान में आया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेक्सिको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद्म सुब्रमण्यम जिन्हें पद्म विभूषण 2024 से सम्मानित किया गया, वह किस नृत्य से संबंधित है? तो यहां पर मुख्य पॉइंट की अगर हम बात करें तो मुख्य पॉइंट जो आपको मिल जाएगा यहां से, कौन सा नृत्य, कौन सा पुरस्कार? पद्म विभूषण। अगर पद्म विभूषण की बात करें तो भारत में दूसरा नागरिक सम्मान है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा? तो यहां पर आपको बताना होगा कौन सा? भारत रत्न। भारत रत्न के बाद अगर देखा जाए तो दूसरा कौन सा? विभूषण। विभूषण के बाद अगर पूछा जाए विभूषण के बाद कौन सा होगा तो आपको पता होना चाहिए पद्म भूषण। और पद्म भूषण के बाद कौन सा आ जाएगा? तो पद्मश्री आ जाएगा। याद रहेगा यहां तक। हाल ही में अभी जो है पद्म विभूषण जो है पुरस्कार प्राप्त करने वाली सम्मानित किया गया पद्म सुब्रमण्यम। तो ये किस नृत्य से संबंधित है? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको आंसर लगाना होगा, क्या ओडिसी से है, क्या भरतनाट्यम से है, क्या कुचिपुड़ी से है, क्या कथकली से है? तो आपको स्पष्ट बताना है भरतनाट्यम से संबंधित है। और भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। याद रहेगा साथियों, है ना। शास्त्रीय नृत्य से संबंधित अपडेट की अगर बात की जाए, शास्त्रीय नृत्य जो है अब बढ़ करके हाल ही में 3 अक्टूबर को जो है शास्त्रीय नृत्य की संख्या जो बढ़कर हो गई है 11 हो चुकी है। उन तथ्यों को हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तो इसी पॉइंट को हम आगे बढ़ाते हैं। यहां देखिएगा, ओडिसी जो है उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, कथकली जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तो आपको यहां पर बताना है कि शास्त्रीय जो भाषाएं होती है, जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं, वे कितने होते हैं, यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब इन पॉइंट में देख लेते हैं। पद्म विभूषण पुरस्कार जो है किसे दिया गया है? तो पद्म सुब्रमण्यम को दिया गया। और पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले अब तक जो है यहाँ पर जो है 2024 में कितने लोगों को दिया गया पद्म विभूषण? तो आपको याद होना चाहिए 5 लोगों को जो है पद्म विभूषण दिया गया। भूषण पुरस्कार की बात करेंगे तो कुल मिलाकर के 17 लोगों को दिया गया। पद्मश्री पुरस्कार की बात की जाए तो कुल मिलाकर के 110 लोगों को दिया गया। टोटल पद्म पुरस्कारों की संख्या जो हो जाती है 132 हो जाती है। यहां तक याद रहेगा साथियों। यही अगर भारत रत्न की बात की जाए तो 2024 में कुल मिलाकर के इसे 5 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को? 5 लोगों को दिया गया है। तो इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। निम्न में से किस संगठन ने मियाओका को कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया नियुक्त किया? तो इसमें पॉइंट जो है यहाँ पर जो है विभिन्न संस्थाओं के नाम दिए हैं। क्या वर्ल्ड बैंक, क्या IMF, इंटरनेशनल मॉन्ट्रियल फंड, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, UNO संयुक्त राष्ट्र ऑर्गेनाइजेशन, मतलब यहाँ पर जो है देखा जाएगा। आंसर क्या आएगा इसका? ADB। ADB की स्थापना की अगर बात की जाए तो ADB की जो स्थापना हुई है कुल मिलाकर के यहाँ पर 1966 में इसकी स्थापना हुई है। और फिलीपींस में इसका मुख्यालय आपको देखने को मिल जाएगा। ये एशिया को मतलब जो है एक प्रकार से फंड डेवलप करने के लिए जो है फंड देने का कार्य करता है। चलिए अगला
तो इसी प्रकार से हमने करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए इसी प्रकार से हम जो है आगे भी श्रृंखला कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए और इसके पीडीएफ जो है हमारे जो है पीडीएफ इसके करंट अफेयर्स के पीडीएफ जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे आपको, है ना। तो इसी के बाद जो है आप लोग जो है तब तक के लिए आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से करंट अफेयर्स होते हैं, हमने इसकी बात कर लिया है। साथ ही साथ जो है किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे हमने इस पॉइंट पर भी बात कर लिया है। तब तक के लिए नमस्कार साथियों।